जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म पर। आज से इस पेड बैच में हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का क्लाइमेटोलॉजी, जिसे हिंदी में हम जलवायु विज्ञान बोलते हैं, इसे स्टार्ट करेंगे। और यह जो जर्नी है बहुत ही शानदार होने वाली है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पर, जिसमें मैंने यह कहा था कि जलवायु विज्ञान सबसे कठिन सेगमेंट में से एक है। आप में से बहुत से स्टूडेंट डर गए और उन्होंने मैसेज किया कि सर, क्या हमें कल से जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है ये समझ में नहीं आएगा। तो हमारी टीम ने उन्हें एक रिप्लाई भेजा है। वो रिप्लाई ये है कि यह टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे स्कोरिंग आपका बनने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो जर्नी हम तय करने जा रहे हैं, अगर आप इसमें शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे तो आप देखिएगा सबसे कठिन सेगमेंट सबसे आसान बनेगा। लेकिन आसान ये तभी बन पाएगा जब हम इसके डिसिप्लिन को फॉलो करें। और उस डिसिप्लिन को मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। और आपसे उम्मीद करता हूं कि जो जो चीजें मैं आपको बताते चलूं, आप उसी तरह से इस सेगमेंट को आगे बढ़ाइए। पहले एक बार मुझे ये कंफर्म कर दीजिए कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है और क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए। सभी लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। चलो, सब लोग बढ़िया, सब लोग बढ़िया, सब लोग बढ़िया। चले, तो सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि ये पेड बैच है, अर्थात इसका जिन लोगों के पास सब्सक्रिप्शन होगा उन्हें ही सिर्फ दिख रहा होगा। तो पेड बैच में एक जिम्मेदारी एजुकेटर की ये भी होती है कि न सिर्फ आप टॉपिक को समझें, बल्कि उसका बहुत शानदार नोट्स बनाएं और आपका प्रेजेंटेशन का लेवल भी बेहतर हो। आप में से बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो इस पेड बैच का हिस्सा कुछ दिन पहले बन गए थे। और ज्योग्राफी की इससे पहले वाले यूनिट में जब वो लाइव आते थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था कि प्लीज आप जो है कि अभी इस क्लास को ज्वाइन मत कीजिए। जब क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान की हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो वहां से ज्वाइन कीजिए। तो आप में से जितने भी ऐसे भी भाई बहन हैं जिन्होंने इससे पहले कुछ पेड क्लासेस जरूर की हैं, लेकिन बिल्कुल नए सिरे से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहां से वह अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। अब ऐसे लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि मैं उनको ये समझा दूं कि क्या क्या एफर्ट्स उन्हें लगाना है। तो चलिए, मैं सबसे पहले कुछ चीजें आपको बताता हूं जो आपको क्लास में करना है। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा और देखिएगा, इस विषय को हम एकदम धुआं धुआं कर देंगे। आप इस विषय के एक मास्टर बनने वाले हैं, एक टीचर बनने वाले। मेरी विशेषज्ञता जब आप इस पूरी क्लास को खत्म करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इस टॉपिक को किसी भी प्लेटफॉर्म की पेड क्लास से आप कंपेयर कीजिएगा। यूट्यूब पर कितनी भी बेहतर क्लास हो, आप उससे कंपेयर कीजिए। हर क्लास आपको अधूरी नजर आएगी। हर क्लास से बेहतर आपको यहां पर जो लेवल है वो देखने को मिलेगा। मैंने आपसे शुरू में ही एक वादा किया था और वादा यह किया था कि जो हमारी यह क्लास है ये बहुत ही मामूली फीस पर स्टार्ट की गई है। इसका उद्देश्य यह नहीं है कि आपसे पैसा लिया जाए, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि जो नॉन सीरियस स्टूडेंट हैं उनको हम बाहर करें और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जो हमें रिजल्ट दे सकते हैं, रिजल्ट के लिए मित्रता कर सकते हैं, हम उन्हें जोड़ें। और इसीलिए आप देख रहे होंगे और आज से आप फिर से देखेंगे कि हम इतनी मामूली फीस पर सबसे बेहतर कंटेंट देने जा रहे हैं। आप यहां पर 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन क्लास करके देखिए, फिर दुनिया की सबसे महंगी कोचिंग का और सबसे बड़े एजुकेटर जिनको आप मानते हैं, उनके नोट्स से, उनके समझाने के तरीके से और वहां पर जो स्टूडेंट समझ विकसित कर पाते हैं, आप उनसे अपने आप को कंपेयर कीजिए। और किसी भी तरह से अगर आपको लग जाए कि क्लास कमजोर है, हम आपका फीस रिफंड करवा देंगे। लेकिन
यह आपको प्रूव करना होगा। अभी तक के टीचिंग एक्सपीरियंस में मेरे साथ यह बहुत अच्छी चीज रही है कि कभी आपने हमें झुठलाया नहीं है, झूठ नहीं बोला है। अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो देखिएगा क्या क्या होने जा रहा है। तो चलिए हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और इस जर्नी को जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले यह समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे नए स्टूडेंट भी होंगे जिन्हें ये नहीं पता है कि नोट्स कैसे बनाना, करना क्या है। तो देखिए हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं जलवायु पे। और हम कोई भी जो टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, आग्रह करता हूं कि हमें सिर्फ टॉपिक को पढ़ना नहीं है, बल्कि समझना है, याद कर लेना है और उस टॉपिक को प्रेजेंट करने का प्रयास करना है। यही चीज यहां पर होगी। इसका मतलब है कि आज से ही आपको ये जो टॉपिक स्टार्ट हम कर रहे हैं, इसका एक नोट्स आपको मेरे साथ क्लास में ही बनाना होगा, क्लास में साथ में ही बनाना होगा। अब नोट्स बनाने की बात आ रही है, तो कैसे नोट्स बनाना है। मान लेते हैं आपके पास इस तरह की एक कॉपी है, लाइनिंग लाइनिंग वाली हो सकती है, विदाउट लाइनिंग हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा होगा विदाउट लाइनिंग जो है कॉपी यूज कीजिए। अब आप क्या कीजिए, यहां पर इस तरह से दोनों तरफ एक लकीर खींच दीजिए और इसमें आपको कुछ भी नोट नहीं करना है। इसमें कुछ भी नोट नहीं करना है। इसलिए नोट नहीं करना है ताकि भविष्य में कोई अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज किसी पेज पर लिखे हुए टॉपिक से रिलेटेड मिले, तो आप यहां पर लाकर लिख सकें। तो यहां पर आपको लिखना है। अब जब नोट्स आप बना रहे हैं, तो नोट्स पहली तरह इस पे आपको इस तरह की कॉपी में बनाना है। दूसरी चीज, आपको यहां पर दो इस तरह के नोट्स बनाने हैं। पहला जो नोट्स होगा वह शॉर्ट नोट्स होगा। और शॉर्ट नोट्स जैसे जैसे मैं क्लास में आपको बताते चलूंगा, लिखवाते चलूंगा, आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। ये जो शॉर्ट नोट्स होगा वो पूरी तरह से प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा। अर्थात फ्यूचर में जब भी आपको प्रीलिम्स देना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, इस शॉर्ट नोट्स आपको बस रिवाइज कर लेना है। शॉर्ट नोट्स में इतना ज्यादा फैक्चुअल, इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन होगा कि अगर आपने इस पर अपनी कमांड मजबूत कर ली, तो आपको हर पेपर इजी नजर आएगा। अभी जो शॉर्ट नोट्स है, तो इसको शॉर्ट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको मैं लैंग्वेज पूरा नहीं दूंगा। इसमें शॉर्ट में चीजें लिखी जाएंगी, फ्लो चार्ट के रूप में लिखा जाएगा, डायग्राम के रूप में लिखा जाएगा। तो आपको प्रयास ये करना है कि जो शॉर्ट नोट्स के रूप में आप चीजें लिख रहे हैं, आप क्या कीजिएगा, कल क्लास में आने से पहले इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब वही शॉर्ट नोट्स आपके दिमाग से, आपकी आंखों से बार बार गुजरेगा, तो अपने आप आपका दिमाग उसको पूरा एक्सप्लेन कर पाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, किसी को लेटर लिखते हैं, है ना, तो हम कुछ शब्दावलियां अपने लिए चुन लेते हैं कि इसका मतलब ये है। कि किसी तरह से शॉर्ट नोट्स का बनाने का तरीका अगर आप सीख गए और अगर आप इसको समझना सीख गए, तो पूरा ज्योग्राफी का जो शॉर्ट नोट्स है वह ऐसा होगा कि एक दिन में आप पूरी ज्योग्राफी को रिवाइज कर सकते। अभी तक जो हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी डिस्कस किया है, उसका शॉर्ट नोट्स इतना शानदार है, इतना मीनिंगफुल है, इतना फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ है कि आप कि उसको 3 से 4 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरह से हमें यहां पर भी नोट्स बनाना है। तो शॉर्ट नोट्स जैसे जैसे मैं बनाते चलूंगा, मेरे साथ उसी तरह से छापते चलिएगा और उसी को लैंग्वेज देने का प्रयास करना है। शॉर्ट नोट्स में इसलिए भी बनाता हूं ताकि आप दिमाग इस पर लगाकर बहुत एक्टिव हो सके। जैसे किताब जब हम पढ़ते हैं, जब हम किताब पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग पर बहुत जोर नहीं पड़ता, हम पढ़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप इस शॉर्ट नोट्स को पढ़ेंगे ना, तो कई जगहों पर चूंकि लाइन पूरी नहीं लिखी है, तो आप सोचेंगे कि मैंने क्यों लिख दिया था, ऐसा क्यों लिखा है, और बार बार आप अपने दिमाग से प्रश्न पूछेंगे। जिस दिन आप
अब ठीक है, अब ठीक है। बीच में बफरिंग हो गया था, बीच में बफरिंग हो गया था, वो 5-7 सेकेंड का था, केवल 5-7 सेकेंड का था। अब ठीक है ना, अब ठीक है ना, अब ठीक है, अब ठीक है। चल चल, ओके। 5 से 7 सेकेंड का आया था। तो मैंने कहा कि मैं शॉर्ट नोट्स इसलिए बनवा रहा हूं ताकि जब आप इस नोट्स के माध्यम से रिवीजन करें तो आपके दिमाग पर जोर पड़े, और जब आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा तो आपका दिमाग ही कुछ दिनों में इसी तरह के फैक्चुअल और इसी तरह के शॉर्ट नोट्स को लैंग्वेज देना सीख जाएगा। जब आपका दिमाग ऐसे शॉर्ट में लिखी गई चीजों को अपने आप कनेक्ट करने लग जाए, समझ जाइए आप सबसे बेहतर स्टडी वाले पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। जब तक हमारा दिमाग रिस्पॉन्स नहीं करेगा, जब तक हम पूरी चीजें इसी तरह से पढ़ते रहेंगे जैसे हम किताब पढ़ते आए हैं, तब तक कोई भी विषय हमें कठिन नजर आए। तो हमें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ना है, जैसा मैं बनाऊंगा। और इसी तरीके को आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ी कोचिंग है वो फॉलो करती हैं, और यही साइंटिफिक मेथड है। चलिए, तो ये हो गया प्रीलिम्स के लिए। अब फिर क्या होगा, जैसे ही हमारा कोई एक टॉपिक कंप्लीट होगा, मान लेते हैं आज हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया, तो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनवाया है, इसी टॉपिक को मैं पूरा लैंग्वेज दूंगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्थात पूरा मैं लिखवाऊंगा, पूरा चैप्टर लिखवाऊंगा, लेकिन जो मैं लिखवाऊंगा वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवाऊंगा, यहां पर आए हुए पीवाईक्यू के आधार पर या बन सकने वाले प्रश्नों के आधार पर मैं इसको लैंग्वेज दूंगा। तो इस कॉपी को आपको, ये जो लैंग्वेज है जो कि हर चैप्टर में, कई जगहों पर कई चैप्टर में 7 से 8 पेज का हो सकता है, कुछ में कम और कुछ में ज्यादा हो सकता है, इसको आप तभी पढ़ेंगे जब आपको मेंस देना हो, या फिर आप राइटिंग प्रैक्टिस करें, अर्थात पिछले साल आए हुए मेंस के प्रश्नों को, या कोई टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है मेंस की, उसका आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप इसको पढ़िएगा। अब प्रश्न आएगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों लिखवाऊंगा। इसके पीछे का कारण यह है कि जब मैं मेंस का लैंग्वेज दूंगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, किसी टॉपिक को इस तरह से लिखा जाता है। अब यहां पर हमने शॉर्ट नोट्स बनाया प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने इसको लैंग्वेज दिया। इसमें आपको डेली एक प्रयास करना है। क्या प्रयास करना है? डेली मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। जिस तरह से हमें बचपन में होमवर्क मिलता था, इसी तरह से डेली आपका एक होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा कि मान लेते हैं आज मैंने जिस टॉपिक को पढ़ा है उसका शॉर्ट नोट्स मैंने जो बनवाया है, उसी को आपको लैंग्वेज देना है, लिखने का प्रयास करना है ना। हमें क्या करना है? लिखने का प्रयास करना है। और जब हम लिखने का प्रयास करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा, हम बोलते तो बहुत अच्छा है, जानते बहुत अच्छा है, हो सकता है हम लिख नहीं पा रहे हैं। और जब लिखने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है बहुत अच्छा ना लिख पा रहे हो। तो डेली जब आप ये मेरे साथ ये प्रयास करेंगे, होमवर्क करके आएंगे, जो मैंने शॉर्ट नोट्स आज समझाया, अभी ये सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी और स्पष्ट हो जाएंगी। तो आज जो टॉपिक मैंने समझाया, शॉर्ट में उसका नोट्स बनवा दिया, उसी को अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना है। अगले दिन मैं उसी टॉपिक को जब लिखवाऊंगा तो उससे आपको अपनी कॉपी को कंपेयर करना है। तो आपको पता चलेगा किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना था, किस तरह से पैराग्राफ चेंज करना था, कैसे सेंटेंस को बांधना। बात यहां पर क्लियर हो गई। तो डेली आपको होमवर्क करना है, डेली हमें शॉर्ट नोट्स बनाना है, और डेली मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उस टॉपिक को लिखने और लिखवाने का प्रयास करूं। अगर आप इस जर्नी को मेरे साथ ज्यादा नहीं ना 7 to 8 डेज अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, मैं सही बता रहा हूं, इस विषय के आप मास्टर बन जाएंगे। जैसे जैसे एक एक टॉपिक होता जाए तो आप मेरी बात को क्रॉस चेक कीजिएगा, यूट्यूब पर, पेड क्लास में, जहां जहां पर कोई क्लास उपलब्ध हो, जहां पर आप क्लास देख सकते हो, आप देखिएगा। कोई आपके सीनियर इस टॉपिक से अगर ऑप्शनल उन्होंने दिया हो, या उनका ऑप्शनल हो, कहीं कोचिंग उन्होंने किया हो, तो आप उनसे भी बात कीजिएगा। जब वो कहें कि वास्तव में ये बहुत बेहतर शानदार कंटेंट है, आपकी समझ बहुत अच्छी है, तो आप मान लीजिएगा कि यह आपकी जो जर्नी है, यह अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगी। तो चलिए हम अपने इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं टॉपिक के। हमारा जो टॉपिक है, पहले सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं।
हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान, ठीक। ये यहां पर दो शब्द हैं, यहां पर हमें दो शब्द हैं। पहला है विज्ञान, तो विज्ञान वही है जिसकी परिभाषा हम बचपन से रटते आ रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था कि विज्ञान का मतलब यह है कि किसी चीज को आप प्रैक्टिकल करके देखो, उसके कार्य कारण का आप पता लगा लो, है ना। कोई घटना होती है, कोई बात आपसे कोई कहता है, आप कहते हो वैज्ञानिक नहीं, क्यों? क्योंकि उसके पीछे के तथ्य आपको नहीं दिखाई देते। तो विज्ञान का मतलब क्या होता है कि जो चीजें हैं उन चीजों को आप क्या कर सकते हैं, कार्य कारणों के साथ प्रूव कर सकते हैं, वह विज्ञान है। अब यहां पर ये जो विज्ञान जुड़ा हुआ है वह जलवायु के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब वह विज्ञान, लिखना चालू कीजिए, वह विज्ञान जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से हम जलवायु को समझते हैं, जलवायु को समझते हैं, उस विज्ञान को हम जलवायु विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो जलवायु है इसके कार्य कारण, कार्य कारण संबंध को, कार्य कारण संबंध को बताने वाला जो विज्ञान है, बताने वाला विज्ञान, इसी को बोलते हैं जलवायु विज्ञान। प्रश्न आएगा कार्य कारण का मतलब क्या है? कि जैसे हम कह रहे हैं कि आज बहुत गर्मी पड़ रही है। अब ये जो गर्मी पड़ रही है ये क्या हुआ? एक कार्य हुआ। इसका कुछ तो कारण होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अभी कुछ दिनों में हम देखेंगे कि हमारे चारों ओर शक्तिमान की तरह घूमते हुए बवंडर, है ना, या हवाएं गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ेंगी, आंधी आएगा। ये क्या हुई? कोई घटना हुई, और इस घटना का कोई कारण होगा। वह जो कारण होगा वह क्या होगा? उसके पीछे कोई साइंस होगा। उसी को बताने वाले विज्ञान को जलवायु विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मौसम विभाग, ठीक है, मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली को या किसी भी क्षेत्र को राहत मिलेगी। तो ये क्यों बता रहा है? क्योंकि उसको पता है कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इस तरह से ह्यूमिडिटी अर्थात वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ रही है। बढ़ती हुई आर्द्रता हवाओं के साथ आगे बढ़ेगी, किसी स्थान विशेष पर वर्षा करेगी, और वर्षा करेगी तो टेम्परेचर क्या होगा? डाउन होगा, हमें राहत मिलेगी। मौसम विभाग ही आंकड़े जारी करके चेतावनी भी दे रहा है कि इन इन क्षेत्रों में लू चलेगी। यह कैसे वो बता पा रहा है? क्योंकि लू चलने की घटना का कुछ कारण होता है, उसका एक सिस्टम है। उस सिस्टम को मौसम विभाग समझ रहा है और उसको पता है कि कब कैसी कंडीशन में क्या व्यवहार करेगा। जैसे आप जब किसी से बहुत अच्छी अपनी दोस्ती कर लेते हैं तो आप समझने लग जाते हैं कि वह किस कंडीशन में क्या व्यवहार करेगा। ये किसी तरह से जब आप जलवायु की घटनाओं को उसके साइंस के आधार पर देखेंगे तो इस स्टडी को बोला जाएगा जलवायु विज्ञान। और इस विज्ञान में जो कुछ भी हम पढ़ेंगे उसके पीछे एक साइंस है। वहां पर कई तरह के साइंटिफिक हमें जो है कि घटनाएं देखने को मिलेंगी। हर घटना दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देगी। जैसे हम आगे जलवायु विज्ञान में पढ़ेंगे कि कहीं पर आंधी की, तूफान की घटना कब होती है, कहीं पर वर्षा कब होती है, चक्रवात हमारे यहां पर आया है तो क्यों आया है, आखिर इसके पीछे भी क्या हुआ। जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे हर चीज के पीछे कुछ कारण होंगे और वो एक सिस्टम के रूप में काम कर रहा होगा। हमें उसी सिस्टम को समझना। तो जलवायु विज्ञान वह विज्ञान है जिसके माध्यम से हम जलवायु को समझते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि जलवायु में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं या जो भी अवस्थाएं इसकी होती हैं, उसके कार्य कारणों पर
विचार करने वाला या उसके विषय में जानकारी देने वाला जो विज्ञान है, इसको हम बोलेंगे जलवायु विज्ञान। ठीक है, इसको हम दूसरे शब्दों में भी अगर हम कहें, अगर हम इसको दूसरे शब्दों में हम बताने का और समझाने का प्रयास करें, तो यह जो विज्ञान है, यह विज्ञान हमें क्या बताता है? यह विज्ञान यह हमें बताता है कि यह हमारा जो वायुमंडल है, यह हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में, है ना, मौसमी परिवर्तन, मौसमी परिवर्तन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कहां कहां पर होते हैं, कब होते हैं, है ना, और इनका भविष्य क्या होगा, इन सभी चीजों के पीछे का जो विज्ञान है यह बता। और इनके अगर हमने विज्ञान को समझ लिया तो हम भी क्या करेंगे, आने वाले समय में हम जानकारी दे पाएंगे कि आखिर मौसम कैसे बदले। जैसे मौसम विभाग हमें एक दिन दो दिन पहले ही बता दे रहा है कि चक्रवात आएगा, उसकी गति इतनी होगी, वह इतनी अंदर तक तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करेगा, पानी की मात्रा, वर्षा की मात्रा इतनी होगी। इन्हीं सब आधारों पर तो हम क्या कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन कर रहे हैं। आज से 8 साल 10 साल पहले ये चीजें आसान नहीं थी। इसी के कारण जब भी चक्रवात आता था तो व्यापक जनधन की हानि होती थी, लेकिन अब उतनी हानि नहीं होती। तो उतनी हानि नहीं होती, उसके पीछे का कारण क्या है कि हम अब अपने वायुमंडल में जितने परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों के साइंस को अब बहुत अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। पहले भी हम साइंस को समझ पा रहे थे, लेकिन हमारे पास सुपर कंप्यूटर जैसी डिवाइस या फिर हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी वह इतनी अच्छी नहीं थी कि हम डेटा को तुरंत प्रोसेस करके कंक्लूजन पर पहुंच सकें। आज हमारे पास एक नहीं 200 इस प्रकार के सुपर कंप्यूटर हैं जिनके माध्यम से हम इसके साइंस को बहुत आसानी से डिटेक्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि जो भी मौसमी परिवर्तन होगा, जो भी वायुमंडल में बदलाव होंगे, उसके पीछे के कारणों को बताने वाले विज्ञान को हम कहेंगे ये हमारा जलवायु विज्ञान। क्या ये बात हम समझ पाए? एक बार प्लीज बता दीजिए, क्या हम ये बात पूरी तरह से समझ पाए? एक बार बता दीजिए। चल, ओके, ठीक। अब देखिए, इसका मतलब है कि यही वो विज्ञान है जो हमें ये बताएगा कि आखिर लद्दाख ठंडा क्यों है। जैसे हम कहते हैं लद्दाख ठंडा है, तो क्यों ठंडा है? आप कहेंगे कि ज्यादा ठंडी पड़ती है। यह विज्ञान बताएगा ज्यादा ठंडी क्यों पड़ती है, कितनी पड़ती है, और कब कब इसमें फ्लैक्चुएशन हुआ है। यही विज्ञान हमें बताएगा कि आखिर जो राजस्थान है इसकी जलवायु गर्म क्यों है, और गर्म है क्यों है, उसके पीछे के क्या क्या कारण है। आखिर ये राजस्थान मरुस्थल कैसे बना, क्यों बना, इसके पीछे का विज्ञान कौन बताएगा? जलवायु विज्ञान। इसी तरह से हम कहें कि जो हमारा केरल वाला क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा आर्द्र है। आर्द्र का मतलब वहां के वायुमंडल में बहुत नमी है। तो नमी क्यों है वह कौन बताएगा? यही विज्ञान बताएगा। दूसरे शब्दों में हम कहें कि अगर हम किसी देश पर जब देश के विषय में विचार करते हैं, जैसे मान लीजिए हम सहारा मरुस्थल के किसी देश की बात करें, एक देश है चाड, हम उसकी बात कर लें, है ना, या एक देश है नाइजर, उसकी बात कर लें, या एक देश है अल्जीरिया, उसकी बात कर लें। तो ये जो देश हमने नाम लिए, ये क्या है? गर्म देश है, गर्म जलवायु वाले देश हैं। तो गर्म जलवायु वाले देश हम कह तो दे रहे हैं, लेकिन आखिर ये गर्म क्यों है, इनका विज्ञान कौन बताएगा? जलवायु। ठीक इसी तरह से हम कहते हैं अंटार्कटिका ठंडा है, साइबेरिया ठंडा है।
तो ये जो ठंडे जलवायु वाले क्षेत्रों पर हम बात कर रहे हैं, ये ठंडे क्यों हैं, ये हमें ये विज्ञान बताएगा। अर्थात जब तक हम विज्ञान को नहीं जान रहे हैं, तब तक ये सूचनाएं हमारे लिए सिर्फ एक सूचना मात्र है कि कोई ठंडा है, गर्म है, हम इसको याद कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस विज्ञान को समझ जाएंगे तो हम बताएंगे कि यह जो इसकी आखिर कोई क्षेत्र ठंडा है, गर्म है, तो उसके पीछे का कारण क्या है। और जब आप कारणों पर विचार करने लगेंगे तो आप देखिएगा यूपीएससी के प्रश्न वास्तव में बहुत आसान नजर आएंगे। मैं बार बार यूपीएससी के विषय में कहता हूं, कठिन है या आसान, यह इस पर निर्भर करेगा कि हम क्या अप्रोच फॉलो करते हैं। अगर हम टॉपिक को उस गहराई तक समझ पाएंगे जिस गहराई तक यूपीएससी जाने का प्रयास कर रहा है या जाएगा, तो आसान है। अगर हमने अपना लेवल है ना बहुत ऊपर रखा और यूपीएससी गहराई में उतर गया, वहीं पर हम क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। क्लियर यहां तक बात। तो हम इस शब्द को समझ पाए, जलवायु विज्ञान शब्द, अर्थात इस विज्ञान के तहत हमें क्या क्या समझना। चलिए अब हम इस जलवायु, क्योंकि इसमें एक मेन शब्द है जलवायु, तो इस जलवायु को समझने का हम प्रयास करें। और जलवायु को समझने से पहले हम समझते हैं एक शब्द मौसम को। अब प्रश्न आएगा कि आखिर हम कैसे मौसम और जलवायु को समझें और किसके डेफिनेशन को आधार बनाएं। तो हम लोग, भारत के लोग, जिस संस्था पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और जिसने हमें बहुत बार गौरवान्वित भी किया है, उस संस्था का नाम है इसरो, है ना। इसरो, इसका नाम तो जानते हैं ना, और नहीं जानते तो आज के बाद जान जाइएगा, है ना। इसको नहीं जाना तो मतलब फिर जिंदगी बेकार है, यूपीएससी की तैयारी तो छोड़ दीजिए। तो इसरो क्या बताता है वो देखिए। मौसम का मतलब है वातावरण की तात्कालिक स्थिति को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। अर्थात जो हमारा ये वातावरण है, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, इस पृथ्वी से लगा हुआ ये जो वातावरण है, वात का मतलब होता है वायु, तो वायु का ये जो आवरण है, इसकी तात्कालिक स्थिति को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। दूसरे शब्दों में, है ना, एक दिन में कुछ कुछ घंटों पर, नोट करते चलिएगा, यही शॉर्ट नोट्स है, इसी तरह से शॉर्ट नोट्स बनाना है, फिर मैं इसी चीज को लैंग्वेज दूंगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एक दिन में कुछ कुछ घंटों पर वायुमंडल में होने वाला बदलाव, अर्थात आज का ही हम सुबह से लेकर अभी तक की कंडीशन या रात तक की कंडीशन देखें तो सुबह मौसम कुछ ठंडा था, है ना। फिर उसके बाद 11 बजे कुछ गर्म हुआ और अब तो मौसम क्या कर रहा है, कहर ढा रहा है। अगर हम बाहर निकल गए तो हमें ज्यादा बाहर जाना पड़ेगा अस्पताल तक। रात में मौसम कुछ ठंडा होगा, लेकिन कितना ठंडा होगा हमें अभी नहीं पता। तो एक दिन में कुछ कुछ घंटों पर वायुमंडल में होने वाला बदलाव या फिर दिन प्रतिदिन वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। जैसे अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य बाहर रहता है तो आप उसको फोन करते हैं और फोन करके पूछते हैं कि मौसम कैसा है। तो एक दिन उसने बताया, अरे मत ही पूछिए, इतनी गर्मी है कि हालत खराब है, पता नहीं कहां फंस गए। दूसरे दिन आपने कॉल किया, अरे क्या ही कहा जाए, इतनी अच्छी बारिश हो रही, पकौड़े खाने का मन कर रहा है। तो क्या हुआ, अगले दिन कुछ अलग कंडीशन हो जाएगी। इस तरह से दिन प्रतिदिन ये जो भी वायुमंडल में परिवर्तन होगा हम उसको मौसम कहेंगे।
मौसम से हम क्या समझ पाए? यह समझ पाए कि हम जिस देश में रहते हैं उसके ऊपर का जो वातावरण है, वायु का आवरण है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है। अब ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसमें हम क्या देखेंगे? आखिर मौसम को हम जब कहते हैं कि मौसम बदल गया, तो हम देखते हैं कि तापमान कुछ कम और ज्यादा हो सकता है। जैसे सुबह का तापमान कुछ और था, इस समय का तापमान और है। बारिश हो जाए तापमान बदल जाएगा, आंधी तूफान आ जाए तापमान बदल जाएगा। तो तापमान को हम देखते हैं। ठीक इसी तरह से देखते हैं कि पवन कैसे चल रही है। मालूम चला अभी पवन बिल्कुल शांत है, अगले ही घंटे में क्या हो, तीव्र गति से चलने लगे। तो क्या हो गया, मौसम बदल गया। अभी अगर शांत है तो आप कहेंगे शांत मौसम है। कुछ देर में क्या होगा, खूब तीव्र गति से आंधी तूफान चलने लगेगा, तो आप कहोगे मौसम तूफानी हो गया है ना। और अगले ही घंटे हो सकता है कि वर्षा हो जाए या बहुत ज्यादा आर्द्रता हो जाए। ये भी क्या करेगा, मौसम को बदल देगा। वर्षा हो जाएगी तो मौसम सुहावना हो जाएगा, या आर्द्रता बढ़ गई तो बहुत ज्यादा चिपचिपापन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इसमें हम देखते हैं कि वायुदाब का कैसे बदल रहा है। आगे चलकर मैं वायुदाब को और बहुत डिटेल में हम समझेंगे, हमारा एक टॉपिक ही है वायुदाब। तो वायुदाब का मतलब है कि पवन किस डायरेक्शन में चल रही। कभी आप कहते हैं पूर्वा चल रही, कभी कहते हैं पछुआ चल रही है। तो आखिर ये जो पवनें चल रही हैं, ये क्या होती हैं, आप देखते हैं इनका पैटर्न बदलता रहता है। तो हम इन सब चीजों को क्या करते हैं, मौसम कहते हैं। और ये किसकी परिभाषा हमने देखा, यह इसरो की परिभाषा। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? एक बार सब लोग बताइए, एक बार सब लोग बताइए। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। हमारे क्लास की एक ही खासियत है कि जब आप टॉप क्लास को खत्म करें तब आपको लगे अरे बिना दिमाग पर जोर पड़े, बिना किसी तनाव के टॉपिक तो तैयार हो गया, है ना। और यही अच्छा समझने का तरीका होता है। मालूम चला क्लास के बाद जाकर कह रहे हैं भैया यूट्यूब पर देखना पड़ेगा, गूगल देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो समझ जाइएगा टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। क्लियर? हमारे यहां से इस साइड से नेटवर्क बिल्कुल ठीक है। आप अगर आपके यहां से कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपना डेटा चेक कर लीजिए, है ना। क्लास को बंद करके चालू कर लीजिए, यहां से एकदम क्लियर है, ठीक है। आइए अब आते हैं हम जलवायु पर। तो हमने मौसम को समझा, इसकी परिभाषा किसने दी, इसकी परिभाषा दी इसरो ने। तो आखिर जलवायु कौन बताएगा, यही बताएगा जलवायु के विषय में। तो वातावरण की, जलवायु को क्या बताता है इसरो, वातावरण की दीर्घकालिक, दीर्घकालिक स्थिति को, स्थिति को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। अब प्रश्न आएगा दीर्घकालिक स्थिति कितनी, तो यह दशकों में हो सकती, यह क्या हो सकती, दशक में हो सकती। और दशक का मतलब होता है 10 वर्ष का। यह लगभग 3 से लेकर 4 दशक का हम औसत लेते हैं। 3 से 4 दशक का हम औसत लेते हैं। इसका क्या मतलब, मान लेते हैं यह एक क्षेत्र है, हमने यहां पर हर वर्ष क्या देखा, टेम्परेचर कितना जाता है, कितना मैक्सिमम, कितना मिनिमम, औसत टेम्परेचर कितना होता है, औसत वर्षा कितनी होती है। हमने हर तरह के जो हमें डेटा चाहिए थे लगभग 30 से 40 वर्ष तक लिए। उसके आधार पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि यह जो क्षेत्र है इसकी जलवायु कैसी है। ठंडी, अगर ठंडी ज्यादा पड़ेगी तो हम कह देंगे ठंडा जलवायु वाला क्षेत्र है। गर्मी पड़ेंगे तो गर्मी वाला जलवायु वाला क्षेत्र है। अगर ज्यादा वर्षा होगी तो हम कह देंगे अधिक वर्षा जलवायु वाला क्षेत्र है या देश है, ठीक है। तो जब वातावरण की हम दीर्घकालिक स्थिति को 3 से 4 दशकों में देखते हैं, उसके औसत के आधार पर हम बताते हैं जलवायु कैसी। इसका मतलब यह है कि जलवायु से किसी देश की, किसी देश ऑब्लिक क्षेत्र की, क्षेत्र की औसत, औसत वायुमंडलीय दशा का पता चलता है। औसत वायुमंडलीय दशा का पता चलता है।
अर्थात इससे हम दिन प्रतिदिन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो तो नहीं हमें समझ में आएगा, लेकिन इससे हमें औसत वायुमंडलीय कंडीशन पता चलेगा। जैसे हम इसी जलवायु के आधार पर कहते हैं कि साइबेरिया क्या है, ठंडा है। तो साइबेरिया जो ठंडा है यह 1-2 वर्ष से ठंडा नहीं है। हम यहां पर 30 वर्ष 40 वर्ष तक के हमने डेटा को लिया और उसके आधार पर कहा कि साइबेरिया ठंडा। ठीक इसी तरह से हम कहते हैं कि राजस्थान गर्म है। तो गर्म क्यों है? क्योंकि कई वर्षों तक हमने यहां के डेटा को लिया और पता चला औसतन गर्मी ज्यादा पड़ती है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें ब्राजील की, तो हम ब्राजील को कहते हैं ये उष्ण और आर्द्र है। उष्ण और आर्द्र जलवायु है। उष्ण और आर्द्र जलवायु का क्या मतलब है कि गर्मी भी है और वहां के वायुमंडल में बहुत नमी भी रहती है। तो गर्मी के साथ ही नमी रहना यह 1-2 वर्ष के आधार पर हमने नहीं बताया, बल्कि दीर्घकालिक औसत के आधार पर। प्रश्न आएगा कि दीर्घकालिक औसत के आधार पर क्यों बताते हैं। अब कल्पना कीजिए उस स्थिति का, और यह कई बार घटित होता है कि आप में से कोई दिल्ली आया और जिस दिन वो दिल्ली आए उस दिन क्या हुआ, टेम्परेचर बड़ा डाउन हो गया, बारिश हुई थी और बड़ा सब सुहावना मौसम हो गया और ठंडा ठंडा लगा। अगर वह कहें, वह किसी को जाकर बताएं कि दिल्ली तो भैया बहुत ठंडा है, अब वो आदमी हो क्या हो सकता है, शॉक्ड हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उसने 48-49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को देखा हो। तो एक दिन के औसत के आधार पर जब आप कुछ बताएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम जलवायु का सहारा लेते हैं। जैसे हम कहते हैं यूरोप क्या है, ठंडे जलवायु वाला क्षेत्र। हम कहते हैं सहारा गर्म जलवायु वाला क्षेत्र। हम कहते हैं केरला या तमिलनाडु गर्म जो है कि जलवायु वाले हमारे राज्य हैं। हम कहते हैं लद्दाख और हिमाचल ठंडे जलवायु वाले क्षेत्र हैं। तो उसके औसत के आधार पर हम उसकी विशेषता को बताते हैं। क्लियर? ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी से जुड़ा हुआ एक लाइन जो आपसे निबंध में पूछा जा सकता है, आपके मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या लाइन है, नोट कीजिए। चलिए मैं लिख ही देता हूं। जलवायु जलवायु वह होती है, जलवायु वह होती है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। जबकि जबकि मौसम वह होता है, मौसम वह होता है जो हमें जो हमें प्राप्त होता है, जो हमें प्राप्त होता है। बताइए कितनी सटीक लाइन है ना, कि जलवायु वह है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। जैसे हम मम्मी और पापा पर से क्या अपेक्षा करते हैं कि मम्मी और पापा हमारा क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे। और हम इसी उम्मीद में गए कूदते हुए कि आज हमने ना जलवायु विज्ञान पढ़ा है, मम्मी पापा बहुत मजा आया पढ़ के, है ना, बहुत मजा आया। और देखो हमने आपके पैसे बचा दिए, लाओ 1,000 रुपए दो, मिठाई खा के आएंगे। और हुआ क्या, उल्टा क्या हुआ कि मम्मी और पापा ने आपको चैट करते हुए भी देख लिया था। आप पैसे मांगने गए थे, अपेक्षा ये थी कि पैसे मिल जाएंगे, मिला थप्पड़। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई एक और घटना देख ली और उसके वजह से उनका मौसम बदल चुका है, उन्होंने आपका मौसम बदल दिया। तो जब हम किसी से अपेक्षा करते हैं तो किसी एक चीज के आधार पर नहीं करते। आप किसी व्यक्ति से कोई अपेक्षा करेंगे तो उसके पूरे नेचर के आधार पर करेंगे, लेकिन हो सकता है आपको जो रिस्पॉन्स हो वह उस रूप में प्राप्त ना हो। तो ये क्या हुआ, ठीक इसी तरह से है ना, कि इसके विषय में कहा जाता है कि जलवायु वह है जो माता की तरह भूमिका निभाए। तो माता की क्या भूमिका होती है
एवरग्रीन बने रहना पुत्र के लिए, बच्चे के लिए। जबकि, है ना, जबकि मौसम क्या है, जो हमें पत्नी या अपने साथी के रूप में प्राप्त होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप चाहते कुछ थे लेकिन मिला कुछ और। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे कि जब आप किसी एक दीर्घकालिक पैटर्न के आधार पर किसी देश की वायुमंडलीय स्थिति को समझते हैं तो जलवायु है, और जब उसके डेली के पैटर्न को समझते हैं, उसमें हो रहे चेंजेस को देखते हैं, तो वह क्या है, मौसम। ठीक है, ठीक बात है। परेशान ना होए, कोई भी परेशान ना होए, परेशान मत होइए। इधर से सब नेटवर्क का सब ठीक है। आपका मैसेज वगैरह सब लोगों ने देख लिया। ठीक है, क्लियर। तो हमें क्या पता चला कि जलवायु क्या करती है, किसी क्षेत्र की स्थिरता को बताती है। ये जलवायु क्या करती है, एक स्थिरता को बताती है। जबकि मौसम क्या होता है, यह अस्थिरता का यह अस्थिरता का प्रतीक है ना, या फिर यह परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील। इसीलिए आप लोग गाना गाते हैं कि मौसम की तरह कहीं तुम बदल तो नहीं जाओगे, है ना। तो गाते रहिए, है ना। और ये गाना गाकर अगर आप अपने आप को संतोष दे रहे हैं कि वो नहीं बदलेगा, तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि मौसम है, उसका नेचर है। जलवायु क्या है, स्थिरता। स्थिरता का मतलब यह है कि हम ये कहते हैं कि यह सामान्य अवस्था है, यह सामान्य अवस्था, लेकिन इस अवस्था में कई बार डिस्टरबेंस हमें दिखाई देगा। ठीक, अब देखिए इसी से जुड़ा हुआ हम कह रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जलवायु परिवर्तित हो रहा है। हम कह रहे हैं हमारी पृथ्वी का जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हम ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि मौसम परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। आप देखिए, आज आपको गर्मी लग रही है, ये मौसम का भाग है। कहना चाहिए कि आज मौसम बहुत गर्म है, मौसम बदल रहा है, नहीं। हम कहते हैं हमारी पृथ्वी का जलवायु बदल रहा है। जैसे आप देखेंगे तो ब्राजील में इस समय क्या आई हुई है, बाढ़ आई हुई है। और ब्राजील में ही नहीं, अफगानिस्तान में भी बाढ़ आई हुई है। अफगानिस्तान, यही नहीं, चीन में भी बाढ़ आई हुई है। जो भाई बहन पूछ रहे थे ना कि करंट अफेयर से टॉपिक को कैसे जोड़ा जाता है, समझिए यहां पर, है ना। तो जो लोग कह रहे हैं चीन में भी क्या हुई है, बाढ़ आई हुई है। इसी तरह से आप देखेंगे तो कई जगहों पर हमें पता चल रहा है कि कुछ जगहों पर ओले गिर रहे हैं। ओले अर्थात बर्फ के जो गोले, ओले गिर रहे हैं। अब यह जो ब्राजील, अफगानिस्तान और चीन है, यहां पर दरअसल बाढ़ नहीं आनी चाहिए थी इस मौसम। यहां पर इन तीनों देशों को ऐसे कीजिए, यहां पर सामान्यतः सामान्यतः इस मौसम में मौसम का मतलब है कि यह जो टाइम फ्रेम है 2-3 महीने का, इस मौसम में बाढ़ नहीं आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी। क्यों नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि इनकी जलवायु की ये विशेषता नहीं थी। इन देशों की जलवायु की यह विशेषता नहीं थी, यह विशेषता नहीं थी, लेकिन फिर भी यहां पर बाढ़ आ रही है। इसी के कारण हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन। जिन क्षेत्रों में ओले नहीं गिरते, है ना, ओले वहां पर गिर रहे हैं, वहां पर। अभी आपने देखा जो यूएई है, सऊदी अरब वाला जो क्षेत्र है, वहां पर आपने देखा कि इतनी ज्यादा वर्षा हुई कि बाढ़ जैसी कंडीशन हो गई, है ना। तो वहां पर क्या हुआ, यह वहां की जो गल्फ क्षेत्र है, वहां की जलवायु के हिसाब से यह जो वर्षा थी वो सुटेबल नहीं थी, ये सुटेबल नहीं थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, वहां पर इस तरह की वर्षा हो रही है, तो क्या कहेंगे, वो जलवायु परिवर्तन है। ठीक इसी तरह से जहां पर ओले गिर रहे हैं
वहां पर, है ना, वहां पर गर्म मौसम हुआ करता था, गर्म मौसम। हाँ, और वहां ओले नहीं गिरने चाहिए थे, वहां ओले नहीं गिरने चाहिए थे, नहीं गिरने चाहिए थे, लेकिन फिर भी गिर रहे हैं, तो ये क्या है? जलवायु परिवर्तन। क्या है? जलवायु परिवर्तन। क्लियर? एकदम क्लियर। जैसे आप क्लास में हैं और क्लास में आप इस उम्मीद से आए हैं कि टॉपिक समझ कर जाएंगे, लेकिन अगर टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? मौसम खराब हो जाएगा, है ना। जलवायु नहीं खराब होगा। आप अगर क्लास में टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप इस ये नहीं कहेंगे कि क्लास का मौसम खराब, कहोगे क्लास की जलवायु ठीक नहीं है भाई, डेली डेली समझ में नहीं आएगा तो। लेकिन किसी दिन विशेष में, जैसे मान लो आज टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, ना हो अच्छी बात है ना, लेकिन अभी देखो किस कुछ सेकंड के लिए हुआ था, तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, वो क्या है? अस्थाई है ना, वो अस्थाई है, कभी कभी होगा। तो उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं डेली टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। एकदम क्लियर? एकदम क्लियर। नोट कर लिया आप लोगों ने? यहां तक नोट कर लिया? एकदम नोट कर लिया आप लोग? चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एकदम क्लियर है ना? ठीक है, तो हमने क्या समझा? दो शब्द समझ लिए, जलवायु समझ लिया, मौसम समझ लिया। ठीक है, अब हम जब जलवायु और मौसम को समझ रहे हैं, एक शब्द हमारे पास बार बार आ रहा है, और वह क्या शब्द है भाई? उसको भी देख लीजिए। हमने मौसम को समझाते हुए कहा कि वातावरण की तात्कालिक स्थिति। जलवायु को समझाते हुए मैंने यहां पर एक शब्द यूज किया, वातावरण की दीर्घकालिक स्थिति। ठीक है, तो मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आप समझ गए हैं, लेकिन हमें ज्योग्राफी को ऐसे ही जोड़ जोड़ के पढ़ना है। मैं बार बार आपसे हर विषय के लिए यही कहता हूं, टॉपिक को खंडों में बांटकर पढ़ोगे, अलग अलग चैप्टर के हिसाब से पढ़ोगे, जीएस कठिन हो जाएगा। और अगर आप जीएस को जोड़कर पढ़ोगे तो बड़ा ही शानदार जानदार हो जाएगा। चलिए आइए यहां पर और हम समझते हैं वातावरण, कि आखिर इस शब्द का प्रयोग हम जो कर रहे हैं वो क्या है? वातावरण। अब देखो, वातावरण, वात का मतलब होता है वायु, वात मतलब वायु, और वायु का आवरण। तो दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं, पृथ्वी से, पृथ्वी से लगा हुआ, लगा हुआ वायु का, वायु का जो आवरण है, यही क्या है? वातावरण है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपने कौन सी ऐसी विद्युता की बात कर दी, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। तो हमने क्या कहा कि पृथ्वी से लगा हुआ जो वायु का आवरण है, इसको हम वातावरण कहते हैं। अब ये जो वायु है ना, ये वायु क्या है? तो हम अगर अपनी पृथ्वी पर हैं, है ना, मंगल पर तो नहीं गए ना, अब इस पृथ्वी पर आप हैं तो देखेंगे कि हमारे चारों ओर क्या है, कैसे हैं, दिख नहीं रही लेकिन है। जैसे हमारे और आपके अंदर एक इमोशन है, इमोशन है फर्स्ट रैंक लाने का, कोई दिखा नहीं रहा, लेकिन चाहते सब हैं कि फर्स्ट रैंक आ जाता है। और इसी यही इमोशन क्या करता है? हमें एनर्जी देता है, हम और मेहनत करेंगे, और यही एनर्जी हमें क्लास तक लाता है, हमें नोट्स बनाने पर मजबूर करता है। यही बात तो होती। अब इसी तरह से अगर हम अपनी पृथ्वी की चारों ओर देख रहे हैं,
तो हमें बहुत सी गैसें दिखाई देंगी, और ये जो गैसें हैं ये क्या हैं, ये मिश्रित रूप में है, अलग अलग नहीं है। जैसे हम कहते हैं ये कमरा है, यहीं पर कुछ अभी जलने लगे तो क्या हो जाएगा, इसी वायु में मिक्स हो जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर करो, है ना, मुझे ऑक्सीजन लाओ, ऑक्सीजन निकाल के लाओ, ऐसा नहीं कर सकते। गैसें हैं मिश्रित रूप में, तो गैसों के मिश्रण को ही या मिश्रित रूप को ही, गैसों के मिश्रण या मिश्रित रूप को ही हम क्या कहते हैं, वायु। इसी को कहते हैं वायु। क्या ये बात क्लियर हुई? और यह जो वायु है ना, यह जो वायु है यह हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ है। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से जुड़े होने के कारण यह क्या है, हमसे जुड़ा हुआ है, और जुड़े होने के कारण वायु अपनी सेवाएं हमें दे पाता है। अब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ यह वायु का क्या है, जो मंडल है, इसी को हम बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं, वायुमंडल। अब देखिए यहां पर एक शब्द आ गया मंडल। तो मंडल जैसे आप कहते हो आपका जिला किसी खास मंडल के अंतर्गत आता है, कहते हो आप। तो मंडल का मतलब क्या होता है, एरिया। मंडल का मतलब होता है जोन या फिर एरिया या क्षेत्र कह लो, कुछ भी कह लो। अब इसी तरह से जब हम वायुमंडल की बात कर रहे हैं जो कि हमारी पृथ्वी से लगा हुआ है, जो कि गैसों का मिश्रण है, तो प्रश्न आएगा कि आखिर ये कहां तक है। तो मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी से लगा हुआ हमारा जो वायुमंडल है। अब देखो वायुमंडल को व्हाइट इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं दूसरा कलर यूज करूंगा तो दिखेगा नहीं, तो कुछ लोग कहेंगे हे गुरुजी आपका वायुमंडल ये व्हाइट व्हाइट कैसे हो गया। हो गया, हमारा वायुमंडल है, आपको जैसे बनाना है आप बना लीजिए। अब आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जो एनसीईआरटी बैच का हिस्सा है। एनसीईआरटी हम पढ़ रहे थे तो एनसीईआरटी ने एक जगह हमें इंफॉर्मेशन दी कि हमारी पृथ्वी से लेकर, है ना, कहां तक वायुमंडल है। थोड़ा सा आपकी नॉलेज तो चेक कर लें। क्या बताया था एनसीईआरटी ने, वायुमंडल कितना बताया था? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। अरे मैं ऊंचाई पूछ रहा हूं। तो एनसीईआरटी ने बताया था कि वायुमंडल क्या है, 1600 किलोमीटर। लेकिन जितनी भी आप एडवांस किताबें लेंगे वह इस ऊंचाई से आगे बढ़ जाती हैं। इसके पीछे का कारण है नासा और बहुत सी ऐसी संस्थाएं जिन्होंने इस वायुमंडल को जब एक्सप्लोर किया तो उनको पता चला कि ठीक बात है, 1600 किलोमीटर तक का जो वायुमंडल है ये बहुत एक्टिव है, यहां पर परिवर्तन ज्यादा होता है। लेकिन इससे ऊपर भी वायुमंडल है और वहां पर परिवर्तन बड़े नगण्य होते हैं, लेकिन वह भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। तो इसी के कारण जो किताबें हैं वह 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई को मानती हैं। आपसे कभी भी ये हाइट नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो 10,000 किलोमीटर वाला जो भाग है उसको मानेंगे। अगर एनसीईआरटी के डेटा के आधार पर आपकी नॉलेज को चेक करना होगा तो यहां पर आपके पास ऑप्शन रहेगा 1400 किलोमीटर, 1500, 1600, 1700, तो आप 1600 मार दीजिएगा। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन इस तरह का होगा तो 1600 होगा ही नहीं। क्लियर? क्लियर? ठीक बात। तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की सतह से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो आवरण है इसको हम कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। अब प्रश्न आएगा कि सर वायुमंडल है और ये वायुमंडल गैसों से बना है, गैसों के मिश्रण को ही आपने कह दिया वायु है, और ये मंडल है और गैसें होंगी। मैं कह रहा हूं हाँ गैसें हैं, बहुत सी गैसें हैं। तो आपका एक प्रश्न होगा कि सर फिर
भार क्यों नहीं है, हमारे ऊपर भार क्यों नहीं पड़ता है, मैं पिचक क्यों नहीं जाता हूं। जैसे आ, हमारे परिवार का एक बच्चा है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से नहीं जानते होंगे, रोहन, जो आपने देखा होगा एक आध दो दिन वीडियो में सामने आ गया था। उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा, ऐसे ही कोई लेक्चर देख रहा था। उसने कहा, मामा एक बात बताओ, आप कहते हो कि वायुमंडल है। मैंने कहा हाँ, और उस गैसों से बना। मैंने हाँ। कह रहा ठीक है। तो मैंने कहा दिक्कत क्या है? कह रहे दिक्कत है। मैंने कहा क्या? कह इधर आओ। उसने कहा इस सिलेंडर को उठाओ। तो ताकत लगाकर हमने उठा लिया उसको। उसने कहा एक सिलेंडर और उठाओ। अरे मैंने कहा छोटा सा आदमी हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। कहने उठाओ। चलो हमने उसको भी उठाने का प्रयास किया। उसने फिर मुझसे एक प्रश्न पूछा। उसने प्रश्न पूछा, एक बात बताओ कि आपने 2 सिलेंडर उठाया तो उसमें भार लगा। मैंने कहा हाँ। तो क्या उसमें क्या था? तो मैंने कहा उसमें गैस था। उसमें गैस था। अच्छा, तो गैस था तो आपको भारी लगा। अब आप कह रहे हो इस पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, तो उसका भार आपके ऊपर, हमारे ऊपर क्यों नहीं पड़ रहा? अब इसका आंसर आपको बताना है। देखें तो सही है ना, हमने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो हमारे दिमाग के दरवाजे कितने खुले हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा। अभी टॉपिक पर बने रहिए, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो सोच समझकर बताइए। प्रश्न तो ठीक बात है। अरे भाई, कोई भी गैस है, उस गैस में क्या होगा? भार होगा। भार कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन भार तो जरूर होगा। और अगर भार है तो आखिर वो हम महसूस क्यों नहीं कर पाते? वो हम क्यों महसूस नहीं कर पाते? ठीक है, चलिए, यहां तक बात क्लियर हो गई। ये मेरा प्रश्न है आपके लिए, बताइए। तो हमने क्या देखा? हमने समझा कि हमारा एक है वायुमंडल, और यह वायुमंडल किससे बना है? गैसों से। ये किससे बना है? गैसों से बना है। और इन गैसों के मिश्रण को ही हम कहते हैं वायु। और यही वायु एक क्षेत्र तक, एक निश्चित ऊंचाई तक पाया जाता है। अब कल्पना कीजिए उस कंडीशन की कि इसी में से एक गैस है हमारे पास, ऑक्सीजन। अगर यह ऑक्सीजन ना हो तो हमारे और आपके जैसे, है ना, हमारे और आपके जैसे लोग क्या रह पाएंगे? मैं तो नहीं रह पाऊंगा। मैं तो सिंपल इंसान हूं, फड़फड़ाकर, है ना, भगवान के पास चला जाऊंगा, है ना। ऑक्सीजन देखा हम लोगों ने, कोविड का दौर देखा हम लोगों ने, क्या कंडीशन हुई। तो इसी वायुमंडल में ऑक्सीजन है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी वायुमंडल में एक गैस और है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्लांट्स अर्थात पौधों के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह से एक हम गैस देखते हैं N2 अर्थात नाइट्रोजन। ये भी प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है? इस पृथ्वी पर कौन है? ध्यान दीजिए, यह जो हमारी पृथ्वी है, वायुमंडल को हमने क्या बताया कि हमारी पृथ्वी से लगा हुआ, पृथ्वी से लगा हुआ पृथ्वी से लगा हुआ वायु का आवरण। और इस पृथ्वी पर ये जो आवरण हमें घेरे हैं, इस पृथ्वी पर कौन रहते हैं? या तो प्लांट रहते हैं, या फिर क्या रहते हैं? एनिमल। प्लांट्स हो या एनिमल्स, इन दोनों के लिए क्या चाहिए? कुछ निश्चित गैसेस चाहिए। और यही गैसेस क्या करती हैं? इनकी वृद्धि और विकास को डिसाइड करती, वृद्धि, विकास और जीवन को डिसाइड करती। इसका मतलब है कि ये जो वायुमंडल है, इसमें जो भी जीवन संभव हो पाया है, उसके पीछे का कारण यहां का वायुमंडल भी है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? हमारी पृथ्वी पर जो जीवन संभव हुआ है, हमारी पृथ्वी पर जीवन जो संभव हुआ, जीवन जो संभव हुआ, वह कहां तक है? वह कहां तक है? आप इसका उत्तर देंगे कि जहां तक जीवन की संभावना है, जहां तक
जीवन की संभावना है। और जीवन की संभावना वहीं तक है जहां तक प्लांट्स और एनिमल अपने आप को सस्टेन कर सके। तो जीवन की जो संभावना है इसमें वायुमंडल का भी बहुत बड़ा रोल है। और इसी के कारण जो हमारा वायुमंडल है वह जैव मंडल का एक भाग है। जैव मंडल कौन सा हुआ? जहां पर जीवन की संभावना है, जहां पर कोई प्लांट्स और एनिमल रह रहा है वह जैव मंडल है। और जो भी जीव होगा वह क्या होकर रहा होगा? वायुमंडल से जुड़ा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह वायुमंडल ना रहे तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। ये जो जैव मंडल आज हमें जमीन से लेकर लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक, हम जमीन पर में भी देखें तो 15 से लेकर 16 किलोमीटर की गहराई तक, सागरों में भी जो है कि उसके गर्त तक, उसके बॉटम तक जो जीवन दिखाई देता है वो कैसे संभव हो पाया है? उसमें बहुत बड़ा एक रोल इस वायुमंडल। सोचिए आखिर हमारे पास कितनी हम प्लेनेट जानते हैं, हम प्लेनेट जानते हैं, ग्रह जानते हैं, हम वहां पर जीवन क्यों नहीं शुरू कर पा रहे हैं? क्योंकि वहां का वायुमंडल इतना अच्छा नहीं। तो ये जो वायुमंडल है यही क्या करता है? हमारे जीवन को संचालित करता है। इसीलिए आप देखिए मैं जो बोलने जा, यह जो वायुमंडल है यह क्या करता है? एक सिस्टम के रूप में काम करता है, एक सिस्टम के रूप में। और यह जो सिस्टम है इसके पीछे क्या है? एक साइंस है। और इसी साइंस को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी, अर्थात जलवायु विज्ञान। इसी को बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु। और इसी विज्ञान को हमें समझने का प्रयास करना है, इसी को हम समझने का प्रयास कर। क्या ये बात हम समझ पाए? क्या हम ये बात समझ पाए एकदम क्लियर तरीके से? क्लियरिटी का मतलब पता है मेरे लिए क्या है? मुझे नहीं पता, अनएजुकेटेड क्लियर का मतलब हाँ हाँ समझ गए ना, ठीक है, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, डालो, थोड़ा सा और डालो जोर, हाँ 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 तुम समझ पा रहे हो ना। बच्चा कहे हाँ गुरुजी समझ पा। मेरे लिए समझने का मतलब ये कि क्लास से हटो, तुमसे कोई पूछे और आप पहले से समझाने की कला जानते हो तो पूरा टॉपिक समझा डालो। क्लियर? एकदम क्लियर। अभी तो सोचो मैं शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूं, अब इसी को जब मेंस का लैंग्वेज दूंगा, मेंस का जब लैंग्वेज दूंगा तो एकदम छप जाएगा। और इस तरह से हम कितनी बार पढ़ रहे हैं? एक बार टॉपिक मैं बता रहा हूं, आप यहां पर देख रहे हो, लिख रहे हो, कल आप इस टॉपिक को रिवाइज करके क्लास में आओगे, मैं इसका मेंस का लैंग्वेज दूंगा। भूलेंगे कैसे भाई? भूलने की संभावना तो तब होगी ना जब हम आपको भूलने देंगे, है ना? क्लियर? अब मैंने कहा कि इसी सिस्टम के साइंस को समझना है, अर्थात ये जो सिस्टम है यही मुझे ये बताएगा, यही सिस्टम मुझे बताएगा कि आखिर डे के समय अर्थात दिन के समय टेम्परेचर ज्यादा क्यों हो जाता है। यही सिस्टम मुझे बताएगा कि नाइट में जो वायुमंडल की कंडीशन है वो कैसे चेंज हो जाती है। यही सिस्टम मुझे बताएगा कि आखिर रेनफॉल कब होता है, किस कंडीशन में होता है। यही सिस्टम मुझे बताएगा कि आखिर ये साइक्लोन क्या बला है, कब आता है। जितने भी हम क्लाइमेटिक कंडीशन देख रहे हैं सब के पीछे सिस्टम काम कर रहा है। इसी सिस्टम को हमें समझ, एकदम क्लियर? एकदम क्लियर। इसका मतलब है कि यह जो हमारा क्लाइमेटोलॉजी है, यह जो हमारा क्लाइमेटोलॉजी है, इसका पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका, हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। क्लियर? पहला टॉपिक हम क्या समझ रहे हैं? वायुमंडल। ठीक, एकदम क्लियर। तो हम लोगों ने स्टोरी स्टोरी में करते हुए अपने
पहले टॉपिक को स्टार्ट कर दिया है। ठीक, नोट्स उसी तरह से बनाइएगा जो मैंने आपको बताया दोनों तरफ से। ठीक, रेन के बाद क्या लिखे हैं? रेनफॉल है, ये साइक्लोन है, डे में टेम्परेचर ज्यादा क्यों, नाइट में कंडीशन क्यों, ऐसा हमने लिखा। चलिए